नमस्ते इंडिया। आप लोगों ने बिल्कुल ठीक पढ़ा है कि गाय की डकार के कारण जो आइलैंड कंट्रीज़ हैं, वो डूबने की कगार पर हैं। लेकिन ऐसा हो क्यों रहा है? इसके पीछे जो मेन कारण है ना, वो है ग्लोबल वार्मिंग। अब तो सबसे पहले ग्लोबल वार्मिंग को समझने की कोशिश करते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग होती क्या है। तो देखो, सूर्य से आने वाली जो किरणें होती हैं, जब वो अर्थ के सरफेस से टकराती हैं ना, तो टकरा कर वापस जाती हैं। तो उस समय हमारे एटमॉस्फेयर में जो गैसें होती हैं, वो उनको रोकने का काम करती हैं, जिसके कारण टेम्परेचर का निर्माण होता है। अगर ये गैसें ना हो ना, तो ये किरणें ऊपर वैसे ही चली जाएँ, और अगर इन गैसों ने इनको नहीं रोका, तो पता है क्या होगा? हमारे यहाँ कभी भी ना गर्मी नहीं आ पाएगी, टेम्परेचर बैलेंस नहीं हो पाएगा, टेम्परेचर ही नहीं बन पाएगा, हमेशा ठंडक ही ठंडक रहेगी। तो ये जो गैसें हैं, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। लेकिन ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, जब ये एक निश्चित अनुपात में ही इस पार्थिव किरण को, यानी पृथ्वी से टकरा कर जो किरणें जा रही हैं, उनको एक निश्चित अनुपात में ही रोकें। लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि ये ज़्यादा मात्रा में रोकना शुरू कर दें, तो उस समय पता है क्या हो जाएगा? उस समय टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा पृथ्वी पर, और ये जो दुनिया है, वो रहने लायक नहीं बचेगी। जब ये इफ़ेक्ट छोटे क्षेत्र पे होता है, तो हम इसको ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट कहते हैं, और जब ये बड़े क्षेत्र पे होता है ना, तब हम इसको ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। देखो, वैसे तो जो ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं, वैसे वो कई प्रकार से हमारे यहाँ विद्यमान होती हैं, लेकिन कई ह्यूमन एक्टिविटी ऐसी होती हैं, जिसके कारण ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। जैसे अगर मैं आपको बताऊँ, तो लगभग ये जो फॉसिल फ्यूल्स का हम प्रयोग करते हैं, उनसे लगभग 49% ग्रीन हाउस गैसेस निकलती हैं, एग्रीकल्चर से 13% निकलती हैं, 3% डिफॉरेस्टेशन से भी निकलती हैं, और 24% जो इंडस्ट्रियल एक्टिविटी होती है, वहाँ से भी निकलती हैं। और सबसे ज़्यादा जो इसमें इम्पैक्ट डालती है ना हमारे एनवायरनमेंट में, वो है कार्बन डाइऑक्साइड। लगभग 60% जो हमारी ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, उसमें 60% में इसी का ही योगदान है। और लगभग 20% योगदान मीथेन देती है, 14% योगदान क्लोरोफ्लोरोकार्बन, और लगभग 6% जो अपना योगदान है ना ग्लोबल वार्मिंग में, वो नाइट्रस ऑक्साइड देती है। और 3 से 4% का जो योगदान है, वो जो वाटर वेपर्स होते हैं, वो भी देते हैं। तो ये सारी जो गैसें हैं, वो ग्लोबल वार्मिंग का कारण बनती है। इसी ग्लोबल वार्मिंग के कारण पता है क्या हो रहा है? जो कार्बन डाइऑक्साइड 1951 में जो 1600 मिलियन टन थी, वो साल 2000 में पता है कितनी हो गई है? लगभग 6000 मिलियन टन हो गई है। और प्री इंडस्ट्रियल एरा से ये लगभग 30% बढ़ गई है। और मीथेन पता है, ये प्री इंडस्ट्रियल एरा से कितनी बढ़ गई है? 14.2% बढ़ गई है। यानी जो इनका एक फिक्स्ड रेशियो था, उससे बहुत ज़्यादा निकल गई हैं, जिसके कारण ये बहुत ज़्यादा मात्रा में पार्थिव किरणों को रोक के ग्लोबल वार्मिंग कर रही हैं। लेकिन क्या आप जानते हो, जिस मीथेन की हम बात कर रहे हैं, मीथेन कहाँ से निकलती है? अब मैं इसको थंबनेल से लिंक करता हूँ, जिससे आपको समझ में आएगा कि गाय की डकार के कारण आइलैंड कंट्रीज क्यों डूब रही हैं। तो देखो, जो मीथेन होती है, एक तो धान की फसल से निकलती है, और ये पशुपालन से, यानी जो गाय की डकार होती है, उसके कारण भी मीथेन निकलता होता है कि गाय की जो डकार होती है, उसके कारण मीथेन निकल रही है। मीथेन के कारण क्या हो रहा है? ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। ग्लोबल वार्मिंग में सबसे जो बड़ा जो इम्पैक्ट है, वो ये है कि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, और टेम्परेचर बढ़ने के कारण जो ग्लेशियर्स हैं, वो पिघल रहे हैं। ग्लेशियर पिघलने के कारण सी लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, और सी लेवल बढ़ने के कारण जो आइलैंड कंट्रीज़ हैं ना, वो डूबने के कगार पर हैं। और जितना भी ग्लोबल वार्मिंग के कारण नेचुरल कैलामिटीज़ आती हैं, यानी नेचुरल डिज़ास्टर्स आते हैं, वो सबसे ज़्यादा जो छोटी-छोटी कंट्रीज़ हैं, जो आइलैंड कंट्रीज़ हैं, इन्हीं को ही प्रभावित करते हैं। इसके कारण पता है क्या होता है? इसके कारण ये होता है कि जब भी ये डिज़ास्टर को मैनेज करने की बात करते हैं, तो दूसरे देशों से पैसा लेते हैं, क्योंकि इनके देश में ना ही तो रिसोर्सेज़ ज़्यादा हैं, ना ही पॉपुलेशन ज़्यादा है, ना ही इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ज़्यादा होती हैं। जिसके कारण ये होता है कि ये दूसरे देशों पर निर्भर होते चले जाते हैं, ये डेब्ट में फँसते चले जाते हैं। तो यही कारण था कि ये डेब्ट में क्यों फँस रहे हैं। लेकिन जिस डेब्ट में फँस रहे हैं, जिस ग्लोबल वार्मिंग का ये सबसे ज़्यादा शिकार हो रहे हैं, इसका ज़िम्मेदार ये कितने हैं? जिस ग्लोबल वार्मिंग का शिकार हो रहे हैं, उसका ज़िम्मेदार ये कितने हैं? अगर इसकी बात करें ना, तो पता है क्या पता चलेगा? लगभग 0। इनका जो कंट्रीब्यूशन है ग्लोबल वार्मिंग में, लगभग 0 है, ना के बराबर। या सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किसका है? वो पता है किसका है? सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है जो अपनी ये डेवलप्ड नेशन है ना, उनका। 1840 से लेकर अब तक जो कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन हुआ है, उसमें प्रत्येक 10 टन में 70% जो योगदान है, वो धनी देशों का ही है, यानी डेवलप्ड नेशंस का ही है। और कार्बन डाइऑक्साइड इंफॉर्मेशन एनालिसिस सेंटर 2007 का डेटा बताता है कि जो 30% का योगदान है, वो अमेरिका ने दिया है। इसके अलावा जर्मनी, चाइना, रूस, इन सब का 10-10% का योगदान है। तो इस तरह अगर डेवलप्ड नेशन यानी यूरोपियन नेशंस को और नॉर्थ अमेरिकन नेशंस को देखा जाए,
तो लगभग अकेले इनका ही 85% का योगदान है ग्लोबल वार्मिंग में। और इसकी सजा सबसे ज़्यादा पता है किसको मिल रही है? इन्हीं देशों को, डेवलपिंग नेशंस को, और जो छोटे-छोटे आइलैंड कंट्रीज़ हैं ना, इनको सबसे ज़्यादा सजा मिल रही है। तो अब इस बात से ना हम एक चीज़ समझते हैं कि जो हमारी ये पूरी की पूरी दुनिया है ना, हम इसमें एक साथ जुड़े हुए हैं। हम चाहकर भी एक दूसरे से अलग नहीं रह सकते। तो अब क्यों ना हम लोगों को ऐसा करना चाहिए, जो भी ये ग्रीन हाउस गैसेस के इफेक्ट के कारण जो देश ऐसे हैं जो दूसरे देशों के डेब्ट में फंसते जा रहे हैं, दूसरे देशों के गुलाम बनते जा रहे हैं, उनके लिए कोई ऐसा फंड बनाएं जिसके कारण उनको उस फंड की मदद से कुछ पैसा मिल सके और उनकी जो आर्थिक निर्भरता दूसरे देशों के ऊपर है, जो उनका स्ट्रैटेजिक प्रयोग करने के चक्कर में घूम रहे हैं, उनका वो बहिष्कार कर सकें और अपने पैरों पर खड़ा हो सके। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें।